गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा छठवां लेसन जो है वो ओमिट है। इसके लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 7वां पाठ, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिनके लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ल का उच्चारण हिंदी में नहीं होता है। ल को हम हिंदी में ल का उच्चारण करके बोलते हैं। ओके, अभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है वो एक युग पुरुष थे। उन्हें कौन नहीं पहचानता। देखो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिखली गांव में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी जो है वो लोकप्रिय शिक्षक थे। हमारे लोकमान्य तिलक जो है वो भी बचपन से उसमें बहुत सारे वो प्रतिभावंत थे, बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है। ये शिक्षक भी है, शिक्षक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और प्रसिद्ध वकील भी थे। ओके, और उन्होंने यहाँ पे उसकी जानकारी देखी। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया। खौफ का मतलब क्या है? डर। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। उपाधि का मतलब पदवी दी है। लोकमान्य यानी कि लोगों ने उसे मान्यता दी है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बहुत प्रभावी भाषण करते थे और ये उनका जो भाषण है बहुत ही प्रभावी, यानी कि लोगों के मन में चेतना जागृत करने वाला भाषण है, इसलिए वो बहुत फेमस हो गया। ये पाठ जो है वो भाषण रूपी पाठ है। उन्होंने खुद यहाँ पे भाषण दिया हुआ है, वो हमें बताया है। वहाँ से हमें सीखते समय पता चलेगा कि उनके कौन कौन से गुण हैं और उन्होंने किस तरह से सभी भारतवासियों को जागरूक किया है और बताया है कि हमारा स्वराज्य ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। चाहे हमारे जान की आहुति देनी पड़े या हमें जान देनी पड़े, फिर भी हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि स्वराज्य को किसी भी हालत में हासिल करना है। ओके, तो हम देखते हैं इस पाठ में गद्य संबंधी। देखो, पहले प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आत्मा जो है वो हमेशा अमर रहती है और इस तरह से उन्होंने स्वराज्य के अधिकार को उपमा दी है, यानी कि हमारे स्वराज्य का अधिकार जो है वो आत्मा की तरह हमेशा अमर रहने वाला है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है, स्पष्टीकरण दिया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है, यानी कि अटैचमेंट कितनी है स्वराज्य के प्रति? अटूट, जो न टूटने वाली ऐसी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं प्राप्त कर कर ही रहूँगा। भरी अदालत में कहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। और मराठी में बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। इतनी कणखर आवाज़ में उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। चलो हमारे तिलक जी हमसे क्या कहते हैं वो देखते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकारी को छोड़ना नहीं चाहता। अभी देखो, हमें हमारे तिलक जी क्या कहते हैं? मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। अभी यहाँ पे जवान शब्द आया है। जवान जो शब्द है उसके दो अर्थ है। एक है सैनिक, जो हमारे शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारे लगाए थे, जय जवान जय किसान। तो वो जवान जो है वो सैनिक है, इसका अर्थ। और एक जवान का मतलब युवक, युवावस्था। युवावस्था में हमारे शरीर में जो जोश होता है वो अन्य अवस्था में नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे शरीर में आज भी जवानों के जैसा उत्साह है, जोश है।
ओके, मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकारी को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि युवावस्था को ये वरदान है, जो काम छोटा बच्चा या बूढ़ा नहीं कर सकता है वो काम युवक कर सकते हैं। युवकों में शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, उनमें थकावट नहीं होती है और इसलिए उन्होंने अपने आप को जवान के रूप में माना है। उन्होंने कहा है कि मैं उसे विशेष अधिकार जो मिला युवकों को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया? ऐसा नहीं हूँ, आज भी मेरे अंदर वही जोश है, वही ताकत है। देखो उन्होंने आगे क्या कहा है, अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना, अपने विचार शक्ति जो है उसे बढ़ाना है, सबल करना है। सबल यानी कि शक्ति देनी है, सबल ये उपसर्ग है, हाँ, बल मेन शब्द है उसे स लगा है, तो सबल करना, स्ट्रॉन्ग करना, शक्तिशाली बनाना ये हमारा कर्तव्य है। और अगर मैंने ऐसा कहा कि मेरी शक्ति अभी दुर्बल हो गई है तो मुझे इस प्रस्ताव पर यानी कि भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तब भी भाषण दे सकता हूँ कि जब अगर मुझ में विचार शक्ति हो और शक्ति हो, मुझ में ताकत हो तो ही मैं भाषण दे सकता हूँ। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, यानी कि अभी तुम ऐसा मत समझो कि ये बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा समझो कि एक युवक तुम्हारे सामने खड़ा है और वो जोश में आकर तुम्हें भाषण दे रहा है, ऐसा समझो। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। देखो उन्होंने क्या कहा है, शरीर बूढ़ा और जर्जर। बूढ़ा का मतलब तुम्हें पता है, बुढ़ापा आ सकता है, जीवन की अवस्था है वो। जर्जर का मतलब कमज़ोर हो सकता है। जैसे हमारी आयु बढ़ जाती है वैसा हमारा शरीर जो है वो हमारा कमज़ोर बनते जा रहा था, बीमारियों का घर बनता जाता है, ओके, और धीरे धीरे वो नष्ट भी होता है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो आत्मा अमर रहती है। व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो शरीर से हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन आत्मा से हमें जुड़े हुए रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। यादों के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ओके। उनकी आत्मा जो है वो हमारे पास रहती है, इसके लिए उसे अमर कहते हैं, ओके। आगे देखो क्या कहते हैं हमारे तिलक जी, उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। अभी जो होम रूल लिंक जो एक आंदोलन था स्वशासन के लिए, डॉक्टर एनी बेसेंट के अध्यक्ष में उन्होंने ये होम रूल आंदोलन किया था। और देखो इसमें उसका उद्देश्य क्या था कि स्वराज्य प्राप्त करना, हाँ, और स्वशासन होना चाहिए, ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को गति प्रदान करना, ये उनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भले ही अभी वो थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई है, लेकिन इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाली नहीं है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो। हमारा आत्मा जो है वो मृत्यु के बाद परमात्मा के पास जाकर एक साथ हो जाता है, तब हमें मनस शांति मिलती है। अभी यहाँ पे तिलक जी हमें कह रहे हैं कि हमारी आत्मा में और हमारा स्वराज्य जो है वो एकाकार होना चाहिए। एकाकार यानी कि एक आकार, एक आकृति होनी चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। यानी कि जब तक हमें स्वराज्य नहीं मिलता तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, ओके। इसके लिए हमें जैसे आत्मा परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है, वैसे हमें भी स्वराज्य के साथ एकरूप होना है, तभी हमें मन की शांति मिलने वाली है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, यानी कि जगा हुआ है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। देखो कितने तेज और कड़क शब्द में उन्होंने कहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब तक मेरे भावना मेरे अंदर है ना, तब तक मैं जागृत हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं युवा हूँ।
और युवक कैसे जोश में आकर कहते हैं, वैसे वो कहते हैं कि कोई हथियार जो है वो इस भावना को काट नहीं सकते हैं। हमारे अंदर जो प्रेम भरी भावना होती है उसे कोई काट सकता है नहीं। कोई इस भावना को आग भी नहीं लगा सकती। भावना को आग लगाना आसान बात नहीं है, और कोई जल भी ऐसा नहीं है कि जो उसे भिगा सकता है, और ना ही हवा उसे सुखा दे सकती है। ये हमारी भावना हमारे अंदर है, और इसके लिए बाहर का कोई भी हथियार, आग, जल, हवा, इसका कोई भी उसे कोई भी बिगाड़ हाथ नहीं लगा सकता है, या कोई भी उसे कोई भी, यानी कि मैंने कहा ना कि आत्मा ये समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारे अंदर की भावना है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब तक ये भावना मेरे अंदर है तब तक मैं जवान हूँ, तो मत समझो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि मेरी भावना है ना, भावना को कोई अभी तक पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इन सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक, आशुलिपि का मतलब क्या है? शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते हैं ना पहले के ज़माने में। अभी कैसे सब जो मीडिया वाले आते हैं, तभी ऐसा नहीं था ना, सब अभी इकट्ठा होते हैं और जो चाहिए वो जो इन्फॉर्मेशन निकाल के सब टीवी पर दे देते। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, तो कोई एक लेखक आता था, वो रोज जो बोलते थे उसे लिखते थे। ओके, तो उसे आशुलिपि लेखक, शॉर्टकट में जो लिखते थे, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है, के सामने भी। अभी देखो वो डरते नहीं हैं, वहाँ पे वो जब बता रहे हैं सबको कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं। किसके सामने? वहाँ पे पुलिस अधीक्षक भी बैठे हुए हैं, कलेक्टर बैठे हुए हैं, आशुलिपि लेखक बैठने वाले हैं, जो दूसरे दिन अखबार में छपाई के लिए देने वाले हैं। तो उस पर कुछ भी कानून हो सकता है, लेकिन वो डरते ही नहीं थे, निडर थे, निडर। और इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं सबके सामने ऐलान कर देता हूँ कि स्वराज्य हमें मिलना ही चाहिए। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति की समाप्ति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्यता में हो। दास्यता ने के दास्य, गुलामी। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। देखो विज्ञान जो है, विज्ञान का मतलब क्या है? विशेष ज्ञान, साइंस हम बोलते हैं। जो ज्ञान में आगे जाता है, विशेष ज्ञान को आप हासिल करता है, वो विज्ञान होता है। तो राजनीति में विज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति जो करते हैं, राजकारण खेलते हैं, उनके पास तो ज्ञान का होना ज़रूरी होता है। लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है? वेद है, जो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, इतिहास के हमारे ऋषि मुनि ने जो हमें वेद दिए हैं, यानी कि राजनीति में भी अच्छाई। उस देश के हम नागरिक हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? विज्ञान में राजनीति का जो उपयोग करते हैं वो किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं बल्कि हम क्या करते हैं? दूसरों को स्वशासन, उसे जिसका शासन है उसे ही शासन करने के लिए देते हैं। ओके, आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक आत्मा है, हर एक के पास आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहती तो हम जीवित रहते क्या? नहीं, हम मुर्दा दिल हो जाते। हमारे अंदर जान है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का निवास है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि आत्मा को जगाना चाहिए। लाश जो होती है वो तुम लोगों ने देखा होगा कि लाश को कैसे भी कुछ भी करो उसे कुछ फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन जो जिसमें आत्मा है, जो सजीव है, उसमें फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम मेरे सामने जो बैठे हुए भाषण सुनने के लिए आए हो, तुम में हर एक में आत्मा है और मैं उस आत्मा को जगाना चाहता हूँ, तुम्हें हिलाना चाहता हूँ। तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता नहीं स्वराज्य का अर्थ क्या है और स्वराज्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है, तुम भूल गए हो। इसके लिए मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। यानी कि बहुत सारे लोग हैं, अज्ञानी है, जिसे इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। ये स्वतंत्रता क्या है, ये स्वराज्य क्या है, ये तिलक जी क्या बोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है। ओके, वो अनपढ़ गवार है, कुचक्री है। कोई कुचक्री यानी कि बुरी राय देने वाला होता है ना, बुरा चक्र चलाने वाला होता है।
हाँ, ऐसे होते हैं। और कोई स्वार्थी लोग हैं जो मानते ऐसे कि चलो ये अनपढ़ है ना, उसे कुछ समझता नहीं ना, तो उसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही नौकरों की तरफ उसके साथ सुलूक करेंगे। तो ऐसे लोग जो है ना, उन्होंने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया, यानी कि वास्तविकता को तुम्हें बताया नहीं कि देखो हमें स्वराज्य मिलना चाहिए। तुम्हें ऐसा कहें कि तुम लोग जैसे जी रहे हो ना उसी में खुश हो, स्वराज्य की मांग मत करो। ऐसा कहने वाले लोग बहुत हैं। तो वो कह दे कि मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूँ। राजनीति के विज्ञान के दो भाग है, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी है। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। अभी देखो, दैवी विज्ञान के दो भाग है। विज्ञान आगे गया है, तुम्हें पता है। उसके दो भाग है, दैवी और राक्षसी। एक दैवी कैसा है कि विज्ञान के कारण बहुत सारे जो हमारे विकास हो रहे हैं, एक्सरे मशीन आई है, हमारी बीमारियां कौन सी है उसका पता चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं। और राक्षसी का मतलब क्या है कि उसी से हम अणुबम बनाते हैं और जीवित हानि करते हैं, तो ये राक्षसी हो गया। ओके, एक राष्ट्र की दास्यता दूसरे भाग में आती है, यानी कि गुलामी जो है, एक राष्ट्र की गुलामी वो दूसरे भाग में आती है। क्योंकि हमारा देश है, हम यहाँ पे राज्य करेंगे, तुम हमारे देश में बाहर से आए हो और हमारे ऊपर शासन करते हैं, हमें गुलाम बनाते हो, तो ये राक्षसी वृत्ति हो गई ना, ऐसा उन्होंने कहा है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। अभी देखो, ये राष्ट्र उसे उचित मानता है, क्या मानता है कि जो है नहीं ये सही है, हम वहाँ से आए हैं और हमें आपके राज्य पर, देश पर राज्य करना है, लेकिन ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये अच्छी बात नहीं, ये राक्षसी वृत्ति है और ये ईश्वर के दृष्टि से ये क्या है, पाप है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे लेखक जी ने, हमारे लेखक यानी कि बाल गंगाधर तिलक में बताना चाहते हैं कि हमें जागरूक रहना है और स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ और आगे का जो पाठ है मैं अगले लेक्चर में तुम्हें सिखाऊंगी। उसके पहले देखो, मैंने यहाँ पे जो कृतियाँ दी है वो कृतियाँ तुम्हें अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है। देखो, पहली कृतियाँ देखो, सूचना के अनुसार कृति करो। जन्मसिद्ध अधिकार की विशेषताएं क्या है, अभी वहाँ पे तुम्हें पूरे वाक्य में लिखना है। कौन सा है कि कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ओके, अच्छी तरह से लिखना है। दूसरा देखो, तिलक जी इन लोगों की आंखों से पर्दे हटाना चाहते हैं। मैंने अभी सिखाया तुम लोगों को, अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी। तीसरा देखो, विज्ञान के दो भाग, एक है दैवी और दूसरा है राक्षसी। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक मैंने सिखाया है तुम्हें समझ में आया होगा। उम्मीद है कि तुम अभी तक जो मैंने नोट्स दिए वो तुम्हारे नोटबुक में अच्छी तरह से लिखते होंगे। ओके, इस कृति को भी तुम्हें अच्छी तरह से लिखना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।